नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आप देख रहे हैं विश्व ऑर्थराइड दिवस। जी हाँ, ऑर्थराइज यानी गठिया अब बढ़ती उम्र का रोग नहीं बचा है। कई युवा भी उसकी चपेट में आ चुके हैं। कोरोना काल के दौरान लोगों में गठिया की समस्या जटिल हो गई थी। विशेषज्ञों की अगर माने तो भारत में गठिया ने 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी को अपनी जद में ले रखा है और यही कारण है कि डॉक्टर्स उसे लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मंगलवार को विश्व गठिया रोग दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में तमाम आयोजन किए जा रहे हैं। इस दौरान बीमारी को लेकर सजगता पर भी जोर रहेगा और इसी पर आज करेंगे चर्चा। क्या बचाव है, क्या खास सावधानियां हमें बरतनी है। तो आज विश्व ऑर्थराइज दिवस है। लखनऊ में 5 लाख से ज्यादा लोग गठिया से पीड़ित हैं। एक बात ये भी निकलकर सामने आई है, कोरोना काल में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। शहर में ये कार्यक्रम प्रस्तावित भी है। लखनऊ में 5 लाख से अधिक ऑथराइज से पीड़ित लोग हैं और पूरे देश में यह आंकड़ा बेहद गंभीर होकर करीब 10 करोड़ के पार पहुंच गया है। तो क्या है गठिया, गठिया से क्या बचाव है, गठिया रोग पीड़ितों के घुटनों के बल नहीं बैठना चाहिए, ये भी कहा जाता है गठिया के जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए। और विशेषज्ञ वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करने की यहाँ पर सलाह दी जाती है और इसके बचाव के लिए एक्सरसाइज की भी अहमियत ज्यादा है। जोड़ों के तरल पदार्थ कार्टिलेज बरकरार रखने के लिए भी कसरत करें, पैदल अवश्य चलें, अत्यधिक जीने के प्रयोग से भी बचें। ऐसे गठिया को किस तरीके से पहचानें, क्या गठिया रोग है, कैसे उनको पहचानेंगे, तो उसमें यह होता है कि जोड़ों में सबसे ज्यादा दर्द होता है, उंगलियों और जोड़ों में सूजन हो जाती है, चलने में कठिनाई होती है, जोड़ों में अकड़न भी कई बार देखने को मिलती है। तो आज ऑथराइज्ड यानी गठिया दिवस है और बढ़ती उम्र का रोग ये नहीं बचा है। कई युवा भी इसकी जद में आ चुके हैं, इसकी चपेट में आ चुके हैं और सबसे मेन चीज इसमें यह देखने को मिल रही है कि कोरोना काल के बाद से लोगों में गठिया की समस्या और ज्यादा जटिल हो गई है। विशेषज्ञों की अगर माने तो भारत में गठिया ने 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी को अपनी जद में ले रखा है और यही कारण है कि डॉक्टर्स इसको लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज विश्व गठिया रोग दिवस है और इस अवसर पर प्रदेश भर में तमाम आयोजन किए गए हैं और इस दौरान बीमारी को लेकर सजगता पर जोर भी रहेगा और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। क्या है बचाव, क्या है खास सावधानी। हमारे साथ दो डॉक्टर जुड़ गए हैं, जिसमें डॉक्टर करण पीपरे हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर नरेंद्र सैनी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले करण सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज विश्व ऑर्थराइज्ड दिवस है यानी गठिया रोग दिवस है आज, और इसके क्या सबसे पहले तो लक्षण होते हैं और ये माना जाता है कि ये उम्र दराज लोगों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन आजकल युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं पूरे जो भी लोग मेरे दर्शक लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं कार्यक्रम को, आज 12 अक्टूबर 2021 और विश्व गठुआ और रेमेटाइड डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके लिए बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और आज का दिन गठिया और दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में एक जागरूकता बढ़ाई जाए, लोगों में इसका ज्ञान दिया जाए, उनको एक अनुभव होना चाहिए कि ये ऐसी एक बीमारी है जिससे हमें डरना नहीं है और उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या इलाज है, क्या डायग्नोसिस होती है, कैसे उसका अटैक होता है बॉडी में, क्यों होता है, किस उम्र के लोगों को होता है, इन सब प्रकार की जानकारी देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और सालों से हम लोग भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि जो गठुआ के मरीज होते हैं, चाहे स्मॉल जॉइंट में अफेक्ट हुआ हो या लार्ज बड़े जॉइंट जो रहते हैं घुटने के या कूल्हे के या एल्बो जॉइंट, इनको लार्ज जॉइंट बोलते हैं, इसका इफेक्ट हुआ हो, इन सभी में अचानक लोगों को स्वेलिंग आती है, फीवर आता है, स्टिफनेस आती है, कड़ापन आता है, जोड़ मोटे हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों के द्वारा ब्रिटेन में, अमेरिका और यूरोपियन सभी लोगों ने मिल करके इसके एसोसिएशन बनाया। मैं भी उस एसोसिएशन से, इंटरनेशनल र्यूमेटाइड एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग अपने रिसर्च भी करते हैं, हमारे पेपर्स भी पब्लिकेशन हुए हैं, टर्की में हुए हैं, इंग्लैंड में हुए हैं, और इसकी जांच करके मरीजों को और ये देखा जाता है, उनसे हिस्ट्री ली जाती है और फिर उसका एक रिसर्च पेपर तैयार करके कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करते हैं और उसकी जांच के साइन, सिम्टम्स और डायग्नोसिस कैसे बनाई, एक्यूरेट डायग्नोसिस
कैसी बनना चाहिए और क्या मशीनें कौन कौन सी ऐसी हैं, और जो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं या ब्लड के टेस्ट होते हैं, एक्सरे, एमआरआई, ये सब, और कौन सा टेस्ट इसमें सबसे ज्यादा कारगर और सुपीरियर होता है, और सेंसिटिविटी उसकी और स्पेसिफिसिटी सब देख करके, और क्या इलाज होना चाहिए, किस उम्र के लोगों को होता है। तो मैं इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि गठिया रोग जो होता है, एक जो बॉडी का जो हेल्दी टिश्यूज रहते हैं बॉडी के, ये सबसे पहले जो अटैक होता है इसके जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं, इसकी इम्यूनिटी जो होती है उसमें अटैक होता है, उसका इम्यूनिटी डाउन होती है, और जो खासकर जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं उसकी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, और जो साइनोवियल फ्लूइड वगैरह उसमें बढ़ जाता है, मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इडीमा होता है, मसल्स के टेंडन्स हैं जो जॉइंट को बांध के रखते हैं वो टिश्यूज उसके, और साथ में जो कार्टिलेज है, ये सब में इडीमा हो जाता है, स्वेलिंग होती है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, और इडीमा होने से जो स्वेलिंग होती है और जो मोटापा होता है और जो उसके रिएक्शन से जो फीवर वगैरह, तो ये सब मिलाकर के गठुआ शब्द का इस्तेमाल इसीलिए हुआ कि ये गांठ जो होती है जॉइंट की, दो हड्डियां मिल करके या अनेक दो से अधिक हड्डियां मिल करके एक जॉइंट बनाती हैं, और उसमें ये जो रोग होता है सबसे ज्यादा देखा गया है कि घुटने में, लेकिन हम लोगों ने जांच की है कि जो आपके हैंड्स के जो मेटाकार्पल जॉइंट्स हैं और मेटाटार्सल जॉइंट्स हैं, जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, और रिस्ट जॉइंट है और शोल्डर जॉइंट, इनमें भी जनरलाइज्ड रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी देखी गई है। तो कारण जो भी होता है उसमें सबसे पहले जोड़ों में दर्द, जोड़ों में स्वेलिंग, चलते नहीं बनना। मैंने तो ये भी पेशेंट देखा इतने ज्यादा कि उनके घुटने में और जोड़ों में इतने ज्यादा पेन और स्वेलिंग होती है कि वो खड़े खड़े उनको टॉयलेट करना पड़ता है, और बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, रेस्ट करने में, करवट बदलने में उनको तकलीफ होती है। उनकी रीढ़ की हड्डियों में भी इस प्रकार का गठुआ रोग होने से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, उससे उसका जो फीवर होता है उससे बदन टूटता है, दर्द होता है, उसकी जो स्वेलिंग होती है, तो ये एक बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। और इसमें स्वेलिंग के कारण ही मसल, बोन, कार्टिलेज, जॉइंट, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये सब में स्वेलिंग होने से और उसमें फ्लूइड और इडिमा हो जाने के कारण ही जो महिला, पुरुष या बच्चे हैं, मैंने 12-14 साल के बच्चों को भी देखा है, और उससे 40 और 50 साल के महिला पुरुषों को भी देखा है। महिलाओं में 3 गुना ज्यादा होता है ये, और अधिकांश 40 से 60 साल की उम्र के बीच के लोगों में, महिला पुरुष में ये पाया जाता है। और इसकी जितनी जल्दी जांच हो उतना अच्छा होता है एक्यूट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ताकि उसके जॉइंट, उसकी जो सेल्स होती हैं, जितनी जॉइंट की मैंने सपोर्टिव जो टिश्यूज होते हैं उसके बताया, मसल, टेंडन है, कार्टिलेज है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और जो उसका बोन्स वगैरह हैं, ये सब खराब ना हो और उसको क्रॉनिक उसमें ना डेवलप हो, और डैमेज होने से उसको चलने फिरने में तकलीफ ना हो और दर्द ना हो। यह सब प्रकार को ध्यान में रखने के लिए जैसे ही आपके ज्वाइंट में स्वेलिंग होती है, फीवर आता है, दर्द होता है और बुखार भी आता है, तो आप संबंधित डॉक्टरों को दिखाएं, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों को दिखाएं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के भी चिकित्सक स्पेशलिस्ट होते हैं उनको दिखाएं, और जांचें करा करके और अपना जो बीमारी है उसका कंफर्मेशन करके उसकी दवाई लें। इसके बहुत अच्छी पेन किलर ड्रग्स हैं, नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स हैं, और जरूरत पड़ने पर इसकी जब ज्यादा स्वेलिंग और इडिमा होता है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड और डेकाड्रॉन जैसे इंजेक्शन और उसकी जो टैबलेट्स हैं, ये सब इनको भी लिया जाता है। चिकित्सक किसी भी प्रकार से मरीज की जो बीमारी है उसको खत्म करने के लिए, उसको रिलीफ दिलाने के लिए पूरा इलाज करते हैं,
और उस समय उसको रेस्ट भी करना बहुत जरूरी है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, हल्का फुल्का ऑयल वगैरह लगा करके स्किन में आप हल्का हल्का हाथ फेर करके उसको जो जो तकलीफ है उसको दूर करने के लिए वो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। मसल रिलैक्सेंट वगैरह आते हैं और वोवेरॉन जैसे ऑइंटमेंट वगैरह भी अवेलेबल हैं और इन सब के उपयोग से मरीज को आराम लगता है और डॉक्टर के सुपरविजन में रहता है। उसके बाद में धीरे धीरे उसको फिजियोथेरेपी भी करना चाहिए ताकि उसके जॉइंट खराब ना हो, वो उसमें लॉक जैसे लग जाता वो ना हो और उसकी फिजियोथेरेपी से भी उसको आराम मिलता है। लेकिन इसमें डाइट का या दर्द के कारण लोग खाना अच्छे से नहीं खा पाते हैं तो प्रोटीन का लॉस होता है बॉडी में, विटामिन का लॉस होता है, आयरन का लॉस होता है, कार्बोहाइड्रेट, और आपको डाइट भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। प्रोटीन की डेफिशिएंसी ना हो और खून की उसमें आयरन की डेफिशिएंसी वगैरह ना हो, विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो। इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए आपका जो शरीर है वो स्वस्थ होता चला जाएगा और मैं समझता हूँ कि ये जड़ से भी चला जाता है, दोबारा नहीं होता है। आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए। अब बात हम करते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि कोरोना काल में भी, तो ये तो हमने शुरू से देखा है, पढ़ा है किताबों में भी, न्यूज़पेपर में भी, अस्पतालों में भी, और मरीज भी आते हैं। लेकिन अगर कोरोना काल में आपके शरीर की इम्यूनिटी डाउन है और दूसरे और कोमॉर्बिडिटीज वगैरह हैं, तो इस प्रकार से रूमेटाइड आर्थराइटिस होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें जॉइंट में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो जमा हो जाता है। ये सबको ध्यान में रखते हुए और आज की जो बीमारियों को आपको बहुत ही सावधानी से रहना पड़ेगा। कोरोना से बचना पड़ेगा। कोरोना अगर हुआ है आपको तो कोरोना की जो और भी जो कॉम्प्लिकेशन है या प्रोलॉन्ग कोरोना काल में आपने अपना ट्रीटमेंट कराया है वो सबको दोबारा ना हो। वैक्सीनेशन भी करा लें आप उसका। और अगर आपको गठुआ हो गया है, स्वेलिंग है, तो चिकित्सकों से उसकी सलाह लेकर के आप उसका तत्काल जांच, इलाज, रोकथाम के और सावधानी बहुत ही जरूरी है बरतने के लिए। जानकारी आपने यहाँ पर दी है। इसके साथ ही लेकिन एक बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है करण जी की कोरोना काल के बाद में जो गठिया के जो मरीज हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। मैंने पहले ही बताया और हम लोग कई दिनों से ये चर्चा भी कर रहे हैं कि कोविड-19 जो वायरस है ये लंग से लेकर के ब्रेन की, हार्ट की सभी कोशिकाओं और उसके जो टिश्यूज होते हैं उस पे इफेक्ट करता है, उसको डैमेज करता है। जैसे पल्मोनरी जो पैरेन्काइमल टिश्यूज होते हैं उसमें सांस की नली से जाकर के जब वो हमला करता है तो वो जो पैरेन्काइमा वगैरह रहती है उसमें स्वेलिंग और इडिमा के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। ऑक्सीजन तो भरमार है लेकिन जाती नहीं है, ले नहीं सकते, तो ऑक्सीजन की कमी होने से फिर वो ब्रेन को भी डैमेज होता है और हार्ट को भी। और दूसरे जो फैक्टर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह ब्लड के जो रहते हैं वो भी उसमें भी जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं उससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, हार्ट अटैक्स वगैरह है, ये सब देखने में आया है। तो इसके तो वैसे भी विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लिकेशन है जिसकी हम लोगों ने काफी चर्चा भी की और लोगों को मालूम भी है, चाहे वो सुपर इन्फेक्शन हो और चाहे इसी के कारण इन्फेक्शन हो, रीनल डैमेज है या डायबिटीज है, पैनक्रियास का डैमेज है या न्यूरो डैमेज होता है जो ब्रेन का जो होता है, लकवा भी मार जाता है और मौत भी हो जाती है इसमें। तो इन सब से बचने के लिए आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा, दोबारा इन्फेक्शन ना हो इसका डॉक्टरों से सलाह लेकर के और उसको दूर करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करना पड़ेगा, लंग्स की एक्सरसाइज, मसल्स की एक्सरसाइज, हार्ट की एक्सरसाइज, आपकी बॉडी को ऐसा स्पोर्ट्समैन जैसे मजबूत बनाना ही पड़ेगा आपको अगर स्वस्थ रहना है तो। आपको समय पर उठ करके सवेरे शाम आपको व्यायाम करना पड़ेगा, आपको वर्कआउट करने पड़ेंगे, आपको श्वास की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिजियोथेरेपी जो आपसे संभव है हो सकते हैं, जितनी सुविधाएं हैं आप अपने स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए, उसका अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ये करना पड़ेगा। और साथ में जो दूसरी और बीमारियां समय समय पे सीजनल बीमारियां लगती हैं, जैसे अभी हम इसी साथ में गठवा रोग की बात कर रहे हैं, तो गठवा भी
हो सकता है उसका आपकी इम्यूनिटी डाउन हुई है और उसका जो वायरस है उसने भी गठानों पे, साइनोवियल मेम्ब्रेन और कार्टिलेज और मसल्स और ज्वाइंट, इन सब पे अगर इफेक्ट किया है तो कोरोना के इफेक्ट से भी यह रोग हो सकता है। आपको इससे बचना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो जो मेन जो आपका जो रोग है वो कोरोना आपको नहीं होना चाहिए, उससे बचने के लिए आपको वैक्सीनेशन लगवाना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डाइट अच्छा रखना पड़ेगा। और अगर आपको चिकित्सक कोई दवाई देते हैं उसके जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, तो आप उसको लें। आप बॉडी की मसाज वगैरह है, मालिश है, वो करें, एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपी लें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, जिमिंग करें और पैदल चलें सुबह शाम। इससे आप पैदल जितना ज्यादा चलेंगे, आप 3, 4, 5 किलोमीटर सुबह शाम, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई बीमारी नहीं हो सकती। पैदल चलने वालों को शुगर भी कंट्रोल रहती है, बीपी भी कंट्रोल रहता है, जॉइंट्स भी मजबूत रहते हैं, मसल्स और उसके जो टेंडन्स हैं वो मजबूत रहते हैं, आपका श्वसन तंत्र, आपका जो फेफड़े वगैरह रहते हैं वो बहुत मजबूत रहते हैं, हार्ट मजबूत होता है आपका, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है और आप स्वस्थ महसूस करते हैं। आपका अगर वॉकिंग करेंगे तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, आपको प्रोटीन विटामिन ऑटोमेटिकली आपको भूख पड़ेगी, आपको लेना पड़ता है और फिर स्वस्थ रहते हैं। तो जीवन वैसा ही रहना चाहिए आपका। निरोगी काया सबसे अच्छी, सबसे बड़ी माया मानी जाती है। हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है इसको। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये मेडिकल और WHO के जो दिए गए स्लोगन्स हैं, इसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि आपको कोरोना काल हो चाहे गठिया का रोग हो, इनसे बचने के लिए आपको अपने शरीर को, अपना खुद का शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बचाव, वैक्सीनेशन, वॉकिंग, एक्सरसाइज और प्रोटीन वाला और विटामिन वाला डाइट रेगुलर लेना पड़ेगा। बिल्कुल करण जी, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी यहाँ पर दी है। लेकिन गठिया से बचाव के और भी चीज़ें जो हैं वो बताई जाती हैं। जो गठिया रोग से पीड़ित होते हैं उन्हें कई तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं, जिसे उन्हें घुटनों के बल नहीं बैठना है, ज़्यादा वॉक करना है, ये सारी चीज़ें भी बताई जाती है। सीढ़ियों के प्रयोग से भी उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि जितना भी दबाव जो है वो अगर जो भी घुटनों के ऊपर पड़ रहा है तो उसके बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। ये तो चलिए एक एहतियात बरतने वाली बात है कि ऐसा ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन क्या उनकी दवाई और जिस तरीके की जो पिल्स और जो सारी चीज़ें होती हैं उसका भी ट्रीटमेंट अलग चलता है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी रहता है। आप अपना बॉडी का जो वेट है उसको ज़्यादा बढ़ाएं ना, उसको कंट्रोल में रखें। अनावश्यक रूप से बैठना उठना ना करें, जिससे आपकी जॉइंट और जो कार्टिलेज और जो टिश्यूज जो आपके बीमारी के कारण कमजोर हो गए हैं वो टूट फूट ना हो, उसमें ट्रॉमा ना हो उसमें। तो उस सबको बचाव के लिए आपको उसमें एकदम से उसमें दबाव नहीं देना, उसको स्ट्रेच नहीं करना है। इसलिए बोला जाता है कि जब बीमारी रहती है, एक्यूट इन्फेक्शन रहता है, जब इन्फ्लेम्ड रहते हैं टिश्यूज, उनमें सूजन रहती है, उसमें इन्फेक्शन के कारण दर्द रहता है, उस समय आपको ये सब एक्सरसाइज लेनी चाहिए। इसमें उस समय आपको आराम करना है, दवाइयाँ लेना है, रेस्ट करना है। और जैसे जैसे आप अच्छे होते चले जाते हैं और डॉक्टर के सुपरविजन में रहते हैं, आप अपने आप को अच्छा फील करते हैं, आपको दर्द कम होते चला जाता है। दर्द और स्वेलिंग खत्म होने के बाद में आप फिर से वो जो ज्वाइंट जो घायल हुआ था बीमारी के कारण, उसमें किसी प्रकार की जटिलताएं ना आए, उसका जो कार्टिलेज है, बोन है और जो मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, मसल के जो टेंडन्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, वो उस समय जो घायल हुए थे वो फिर से मजबूत बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी। जब आपका एक्यूट इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए, एक्यूट में तो आपको एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते आप दर्द के कारण, करवट बदलने में भी, जरा सा मूवमेंट होने में भी दर्द होता है। मैंने देखा है लोगों को, इसमें बहुत ज्यादा पेनफुल जॉइंट कंडीशंस होती हैं और लोग बैठना बड़ा मुश्किल से होता है, उनका चलना फिरना तो दूर की बात है, उठना बैठना लेट बाथरूम के लिए वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस समय रेस्ट करें और जब आपका स्वेलिंग और फीवर और दर्द तीनों से दूर हो जाए, आप अच्छा डाइट रखें और उसके बाद में
चलना फिरना शुरू करें। एक्यूट स्टेज में तो सीढ़ियों भी नहीं चलना चाहिए, मोटरसाइकिल गाड़ी ये वो जो रहती है यहाँ वहाँ जाते हैं लोग बाग। कभी कभी मैंने ये देखा है कि लोगों को घूमने की पड़ी रहती, तो दर्द भी है तो धीरे 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 आड़े टेढ़े होकर के चलते, तो इससे सब में से ज्वाइंट खराब होता है। और जब आपका जो दवाइयाँ जो मेडिकेशन एंटी आर्थराइटिस की ली है आपने, रूमेटाइड आर्थराइटिस की जो दवाइयाँ ली है, पेन किलर्स लिए हैं, स्वेलिंग को दूर करने की दवाइयाँ ली हैं, यदि उन्होंने आपने अच्छी ली है और डॉक्टर के सुपरविजन पे और टेस्ट भी कराए हैं, आप टेस्ट में डायग्नोसिस के जो टेस्ट होते हैं जैसे एक्सरे है, एमआरआई है, सीटी है, न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन्स हैं और ब्लड के टेस्ट हैं, जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, आरएच फैक्टर्स वगैरह, रूमेटाइड, ये सब टेस्ट होते हैं जिससे एक्यूरेट डायग्नोसिस बनती है कि ये कौन सा आर्थराइटिस है। और उसकी दवाइयाँ अगर हो गई हैं तो मैं समझता हूँ उसके फॉलोअप के समय भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब भी डॉक्टर बुलाए तो वो उसको उसके बाद आपको जो एक्सरसाइज या जो डाइट बताएंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। मेरा मानना है कि जिन्होंने सही जांच, सही इलाज उचित समय पे आकर के और डॉक्टरों से कराया है, मुझे देखने में मिलते हैं वो लोग कि बिल्कुल स्वस्थ जीवन है उनका, और फिर साइकिल भी चलाते हैं वो और पैदल भी चलते हैं और अच्छे हो जाते हैं। लेकिन एक्यूट स्टेज में आपको अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। बिना डॉक्टर की सलाह के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, मन से कुछ नहीं कर सकते। कई लोग हाड़ जोड़ का जो आयुर्वेदिक की मेडिसिन वगैरह है जंगलों में भी मिलती हैं, कुछ पत्ते लपेट लेते हैं, कुछ क्रीम लगा लेते हैं, अनाप शनाप उपयोग करते हैं, तो वो बिगड़ जाते हैं, जॉइंट्स बिगड़ जाते हैं। और जॉइंट्स बिगड़ने से फिर वो उनकी लाइफ में जॉइंट्स में स्वेलिंग भी बनी रहती है, हमेशा रिपीटेडली इन्फेक्शंस भी होते हैं और वो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। फिर रूमेटाइड आर्थराइटिस में वो दौड़ नहीं सकते, वॉक नहीं कर सकते, चढ़ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, उनकी लाइफ बहुत खराब हो जाती है। मैंने देखा है कि एक जगह बैठ करके और खसक खसक के भी चलते हैं इस प्रकार के। तो इस स्थिति पे नहीं आने के लिए आप अपने जो रोग को बिना डॉक्टर की सलाह के, जांच के, इलाज के, बिल्कुल अपने मन से या किसी नीम हकीम खतरे जान जो कहलाता है, झोला छाप डॉक्टर कहलाते हैं जो, उनसे कभी भी आप अपनी बॉडी को उनके सुपुर्द ना करें इलाज के लिए, नहीं तो आपका जीवन बहुत ही ज्यादा कष्टदायी हो जाएगा। होना ये चाहिए कि सही डॉक्टर सही समय पर सही इलाज कर दे, आपकी बॉडी सही हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो गठिया रोग से बचाव की भी आपने बता दी, लक्षण क्या है वो भी आपने बता दिए, लोगों को क्या एहतियात बरतने हैं वो भी आपने बता दी। तो ये चर्चा जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर रही है और आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे पूरे देश में ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, गठिया के रोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोगों में किस तरीके से गठिया बढ़ता जा रहा है, क्या एहतियात बरतने चाहिए, किस तरीके से इलाज करवाना चाहिए और क्या इसके लक्षण है, इस पर हमने बात की। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।